Good morning, students. It is lecture 13 of chapter 2 for class 11th. Subject is chemistry. ठीक है, देखिए जो चैप्टर सेकंड है वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमने देखा कि डिफरेंट सबसे पहले जो फंडामेंटल पार्टिकल्स थे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन हम जानते थे, हमने 10th में पढ़ाई कि एटम की स्ट्रक्चर ऐसे होती है, बट इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, प्रोटॉन की कैसे हुई, ये सारी चीजें, कैनाल रेज क्या है, ठीक है, कैथोड रेज क्या है, किसने इसकी डिस्कवरी की, ये सारी चीजों के बारे में हमने पढ़ा था। फिर उसके बाद हमने मॉडल्स पढ़े थे, थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल एंड देन नील्स बोर मॉडल। इसके अलावा हमने मैक्स प्लैंक थ्योरी पढ़ी थी, स्पेक्ट्रम क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स की रेडिएशंस क्या होती हैं, स्पेक्ट्रा क्या होता है, ये चीजों के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, कोई भी जो मैटर है उसका जो ड्यूअल नेचर है, ड्यूअल नेचर का मतलब वो मैटर जो है वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर रहा है और किसकी तरह, वेव की तरह भी बिहेव कर रहा है। तो एक वेव जो होती है उसमें वेवलेंथ क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये चीजें हमने पढ़ ली। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर का मतलब कि किसी भी ऑर्बिटल को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, हम कहते हैं कि मतलब सबसे पहले बोर जो था उसने एक नॉर्मल मॉडल बताया था। उसने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो रोटेट कर रहे हैं, तो वाकई में वो जो रोटेट कर रहे हैं वो किस में कर रहे हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल में रोटेट कर रहे हैं। और एटॉमिक ऑर्बिटल को वेव फंक्शन से प्रेजेंट किया था, और है ना, जिसको हमने साई कहा था, और साई स्क्वायर क्या था, प्रोबेबल डेंसिटी, वो स्पेस न्यूक्लियस के चारों ओर का वो स्पेस जहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, दैट इज कॉल्ड प्रोबेबल डेंसिटी। ये चीजें हमने पढ़ ली थी। तो हमने 4 क्वांटम नंबर्स पढ़े थे। तो उसमें हम कौन कौन सा पढ़ चुके हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पढ़ चुके हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर पढ़ चुके हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पढ़ चुके हैं, ये तीनों हमने पढ़ाए हैं। इसके बाद आप लास्ट क्वांटम नंबर बचता है, दैट इज एस। ठीक है, एस का मतलब है स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, अब जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो क्या है, देखिए स्पिन क्वांटम नंबर किस चीज के बारे में बताता है। इसको सबसे पहली बात है किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एस से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एस से, वैसे तो इसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, बट बुक्स में इस तरीके से लिखा हुआ है कि इसको हम, अब थोड़ा सा चेंज हो गया, एम एस, एस। ठीक है, स्पिन क्वांटम नंबर एम एस। ठीक, ये किसने निकाला था, ये निकाला था गाउट स्मिथ। ये किसने डिस्कवर किया था, गाउट स्मिथ, गाउट स्मिथ एंड उल्हनबैक। ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने सबसे लास्ट में 4th क्वांटम नंबर को डिस्कवर किया था। देखिए इसमें मैंने कल क्या बताया था कि जैसे ये सन है और इसके चारों ओर कौन रोटेट करती है, अर्थ, ये हमारी अर्थ है। क्लियर, तो क्या होती है कि ये इसके चारों ओर रिवॉल्व करती है, ऐसे करते हैं ना, सैटेलाइट भी इसी तरीके से करते हैं। ठीक है, तो अर्थ जो है इसके चारों ओर रिवॉल्व कर रही है, लेकिन साथ में रिवॉल्व करने के साथ साथ वो अपने एक्सिस पर भी रोटेट कर रही है, अपने एक्सिस पर भी। ठीक है, अपने एक्सिस पर भी रोटेट कर रही है। सेम मैनर में इलेक्ट्रॉन जो है, तो यदि मान लो ये न्यूक्लियस है, यदि ये न्यूक्लियस है तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन भी मूव कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के चारों, लेकिन साथ में अपने एक्सिस पर भी रोटेट कर रहा है। तो एक्सिस पर स्पिन करता है, मतलब एक्सिस के ऊपर ही स्पिन करता है। ठीक है, तो वहां से आता है स्पिन क्वांटम नंबर इन अ सेम वे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन क्या है, जो है न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्विंग के साथ साथ, तो मतलब हम क्या कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है रिवॉल्विंग तो करता ही है, प्लस स्पिन ऑल्सो, स्पिन ऑन इट्स एक्सिस, अपने एक्सिस पर स्पिन करता है। तो वहां से क्या जनरेट होती है, तो उस स्पिन के कारण क्या जनरेट होता है, उस स्पिन के कारण, और इलेक्ट्रॉन के पास, इलेक्ट्रॉन का अपना क्या, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का मास है, चार्ज है। ठीक है, और इसका एंगुलर मोमेंटम होता है। ठीक, तो ये दो तरीके के, तो जो ये स्पिन करता है, तो वो स्पिन किस तरीके के कर रहा है उसको हम स्पिन क्वांटम नंबर से बताते हैं। तो ये स्पिन जो है वो 2 टाइप के करता है, या तो करेगा क्लॉकवाइज, और या करेगा एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आ रहा है, क्लॉकवाइज का मतलब जैसे क्लॉक ऐसे घूमती है ना, क्लॉक ऐसे 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 ऐसे,
मतलब यहाँ ये कर रहा है तो ये क्लॉकवाइज करेगा। यदि ये क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है, ठीक है, तो उसको हम ऐसे दिखाते हैं, अपसाइडेड एरो की तरह दिखाते हैं। और यदि ये ऐसे घूम रहा है, कैसे, जस्ट लाइक दैट, एंटी क्लॉकवाइज, तो उसको हम कैसे दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं। क्लियर, समझ में आ रहा है? तो ये अपसाइडेड एरो, ये डाउन साइडेड एरो। क्लियर, तो ये क्लियर हो गया। इसको हम क्या कह सकते हैं, क्लॉकवाइज का मतलब राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। और इसको हम क्या कह सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर, लेफ्ट हैंड साइड। इस तरीके से रोटेट करता है। इसके ये जो इस तरीके से रोटेट कर रहा है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, जैसे अभी तक हमने हर एक क्वांटम n की, l की, m की वैल्यूज निकाली है ना, कैसे वैल्यू निकालते हैं। इसकी वैल्यू क्या होती है, यदि ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो इसकी वैल्यू होती है +12, और यदि एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है तो इसकी वैल्यू होती है -12। क्लियर, समझ में आ गया? तो ये आपका स्पिन क्वांटम नंबर हो गया। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया कि हम किस चीज, यदि हम हमें इलेक्ट्रॉन के स्पिन के बारे में बताना है तो हम स्पिन क्वांटम नंबर से बताएंगे। उसके ओरिएंटेशन के बारे में बताना है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से बताएंगे। ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन जो रोटेट कर रहा है ऑर्बिटल में, उसके ओरिएंटेशन के बारे में बताना है। यदि शेप के बारे में बताना है, एजीमुथल से बताएंगे। यदि साइज के बारे में बताना है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से बताएंगे। तो ये आपके 4 क्वांटम नंबर हो गए। नाउ कम टू द शेप्स, कि ये जो आपने जो ये क्वांटम नंबर्स पढ़े हैं, जो कि किसी भी इलेक्ट्रॉन और ऑर्बिटल के बारे में, पूरे इलेक्ट्रॉन किस तरीके से, कितने ऑर्बिटल होंगे, कितने, इन सब के बारे में कौन डिटेल में बता रहे हैं। तो अब हम पढ़ेंगे शेप्स। क्या पढ़ेंगे, शेप्स ऑफ ऑर्बिटल, शेप्स ऑफ ऑर्बिटल, शेप्स ऑफ, वी कैन से शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। क्लियर, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, आपने कितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल्स का मतलब इलेक्ट्रॉन जिसमें घूम रहा है वो एटॉमिक ऑर्बिटल है। इनफैक्ट तो इलेक्ट्रॉन किस में जा रहे हैं, आप देखो, s में है इलेक्ट्रॉन, p में है इलेक्ट्रॉन, d में है इलेक्ट्रॉन और f में है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब इनके शेप्स कैसे होते हैं, तो अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे s के बारे में। s कैसा होता है, s का जैसे कि आपको पता होना चाहिए, s जो होता है वो स्फेरिकल इन शेप होता है। स्फेरिकल का मतलब इस तरीके से, देखो ये एक s ऑर्बिटल, ये s ऑर्बिटल का शेप है, कैसा है, स्फेरिकल। अब आप देखो ये जो है ये इस तरीके से होता है ना। तो आप जब इसको जो बुक में डायग्राम में देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो ये वाला पार्ट है, जो ये तो न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस से जैसे जैसे दूर जा रहे हैं हम, ये वाला जो आगे का पार्ट है, यहाँ पर तो क्या होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन क्लाउड, अब एक शब्द आएगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड, यहाँ पर क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ठीक है, और यहाँ पर जैसे जैसे न्यूक्लियस से हम दूर जाते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन क्लाउड कैसी होती है, कम होती चली जाती है, डिक्रीज होती चली जाती है। समझ में आ रहा है? ये जो मैंने शेप बनाया है किसका बनाया है, 1s का बनाया है। समझ में आ रहा है कि जो s ऑर्बिटल है वो स्फेरिकल होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन्स सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाएगा, इसमें तो पूरा नहीं पाया जाएगा कहीं पर भी। इलेक्ट्रॉन का कहाँ पर पाया जाएगा, इसको हम किससे बताते हैं, साई स्क्वायर, ये मैंने आपको बताया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। बट न्यूक्लियस के पास ज्यादा चांसेस होंगे, जैसे जैसे यदि और बड़ा होता तो और दूर चले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्लाउड सबसे ज्यादा है, धीरे धीरे हम जैसे हम दूर जाते जाएंगे डेंसिटी कम होती चली जाएगी। सेकेंड है 2s। 2s देखो, 2s का मतलब क्या हुआ, 2s की स्ट्रक्चर बना रही हूँ मैं, देखो इस तरीके से होती है, लाइक दिस।
समझ में आ रहा है? ये 2s हो गया, क्लियर? ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा, जबकि यहाँ पर नजर आ रहा है। तो ये जो डॉट से मैं बता रही हूँ, डॉट से जो मैं बता रही हूँ, ये तो क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। समझ में आ रहा है? ये यहाँ पर मैक्सिमम है, यहाँ पर मैक्सिमम है, बट बीच में नहीं है। तो ये वाला जो प्लेस है, ये वाला जो स्पेस है, इसको हम कहते हैं नोड या नोड कहते हैं। वैसे इसको हम नोडल प्लेन भी कहते हैं। अभी एस में तो कोई प्लेन नहीं, क्योंकि एस तो स्फेरिकल होता है, ठीक है? इसको हम कहते हैं नोड क्या स्पेस, क्या जगह होती है? नोड वो प्लेस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मिनिमम और वी कैन से जीरो, बिल्कुल जीरो। ये समझ में आ रहा है कि ये जो नोड वाला प्लेस है, ये क्या है? नोड वाला प्लेस वो प्लेस है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कैसी है? बिल्कुल मिनिमम है, क्लियर? जबकि यहाँ पर सबसे ज्यादा है, यहाँ पर सबसे ज्यादा है, ठीक है? ऐसे 2s हो गया, ऐसे 3s हो गया, 4s हो गया। समझ में आ गया? बोर के ऑर्बिटल से हमें एस के बारे में कुछ पता नहीं पड़ रहा था, सिर्फ हमें शेल के बारे में पता पड़ रहा था। शेल का मतलब 1 2 3 किस में घूम रहा है, किस सर्कुलर पाथ में, क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो ये जो नोड क्या होता है समझ में आ गया होगा। वो प्लेस जहां पर कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जो है वो मिनिमम है, ठीक है? मिनिमम और फ्रीक्वेंसी जीरो है, ठीक है? और जहां पर सबसे मैक्सिमम होती है, तो नोड्स का फॉर्मूला फॉर एस ऑर्बिटल के लिए नोड निकालने का फॉर्मूला क्या है? n-1, ठीक है? देखो n आपको पता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, तो 1s के लिए क्या हो जाएगी? n 1 में से 1 गया 0, कोई नोड नहीं, इसमें कोई नोड नहीं है, ठीक है? 2s में कितनी नोड हो गई? 2s में नोड हो गई 1, तो ये 1 नोड हो गई ना, क्लियर? यदि मैं 3s बनाऊं ऐसे सो ऑन, तो आप निकाल सकते हैं। समझ में आ गया? क्लियर? ठीक है, नाउ कम टू दी p ऑर्बिटल्स। p ऑर्बिटल क्या होते हैं? s ऑर्बिटल के बारे में मैंने आपको बता दिया कि जैसे जैसे यदि आप अपनी बुक्स को देखेंगे तो उसमें यू विल फाइंड दैट एज वी मूव अबव और मूव फार फ्रॉम न्यूक्लियस से हम जैसे जैसे दूर चले जाते हैं, इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी कम होती चली जाती है। नाउ कम टू द p ऑर्बिटल्स, p एटॉमिक ऑर्बिटल्स। p के लिए मैंने आपको क्या बताया था? p के लिए l की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, ठीक है? ऑर्बिटल्स कितने होते हैं? 2l+1। इट मींस l की वैल्यू 1 है, तो कितने ऑर्बिटल्स हो गए? 3 ऑर्बिटल्स हो गए, ओके? अब 3 ऑर्बिटल्स की वैल्यू क्या हो सकती है? -l2, ये ml हो गई, ठीक है? क्लियर? -l2 0 विद +l, ये मैंने आपको बताया था। तो क्या क्या वैल्यू हो सकती है? -1 हो सकती है, 0 हो सकती है, +1 हो सकती है। ये चीज मैं पढ़ा चुकी हूँ। तो ये जो p होते हैं कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। वन इज px, अनदर इज py एंड अनदर इज pz। t एक्सिस, आपके पास एक्सिस होते हैं ये लाइक दैट, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये z एक्सिस। तो तीनों एक्सिस पर p होते हैं। तो p ऑर्बिटल्स कितने होते हैं? p ऑर्बिटल्स 3 होते हैं, क्लियर? px, py, pz। अब ये p कैसे होते हैं? p होते हैं डंबल शेप। डंबल सबने देखे होंगे, डंबल शेप होते हैं। डंबल शेप कैसे होते हैं? देखो इस तरीके के होते हैं, लाइक दिस। ये एक्स एक्सिस है, इस तरीके से, ये डंबल। p ऑर्बिटल कैसा होता है? ये जो बनाया है ना, ये चीज क्या है? दीज आर लोब्स, पालियां। ये प्लेस क्या है? ये नोड है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 है, मिनिमम और 0। और इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाएगा? इसमें होगा इलेक्ट्रॉन, या तो इस लोब में होगा या इस लोब में, ठीक है? तो यदि एक्स एक्सिस पर लोब्स होती है तो उसे हम px कहते हैं, यदि y पर होती है तो उसे हम y कहते हैं, और यदि z पर होती है तो उसे हम z कहते हैं। क्लियर? समझ में आ गया कि px, py, pz क्या होते हैं? ठीक है? ये तीनों जो ऑर्बिटल्स हैं ये एक दूसरे के कैसे होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं।
परपेंडिकुलर। क्लियर? यहां तक समझ में आ रहा है? ठीक। अब इनमें नोट्स कैसे निकालते हैं? इनमें जो हम नोट्स निकालते हैं वो नोट्स निकालने का फॉर्मूला है n-2 से। p ऑर्बिटल्स में जो हम नोड निकाल रहे हैं वो कैसे निकालते हैं? n-2 से। देखें, मान लीजिए हमारे पास 1 में p होता है क्या? नहीं होता। 2 में p, 2p है, बताइए कितने नोड होंगे? 0। 2 - 2। ठीक है? क्लियर? ठीक। 3p में कितने नोड होगी? 3p में देखो 1 नोड होगी। 4p में कितनी नोड होगी? 2 नोड होगी। तो कितनी नोड्स होंगी? अब वो नोड्स, ठीक है, तो 3p में कितनी नोड होती है? 1 नोड होती है। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से हम इसमें नोड्स को निकालते हैं। क्लियर? ठीक। तो अभी हमारा इसमें d ऑर्बिटल बच रहा है, उसको हम नेक्स्ट टर्न पर पढ़ेंगे। ठीक है? थैंक यू।